हेलो दोस्तों, वेट नमस्कार। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ये समझ चुके हो कि रेगुलेशन को कैसे पढ़ा जाए। और जो अपेंडिक्स 1 है वो केवल और केवल 35.1 से रिलेटेड है। 35.2 या फिर रेगुलेशन 38, 37, 36 इनसे इसका कोई संबंध नहीं है। केवल और केवल 35.1 से रिलेटेड है। और 35.1 केवल और केवल अपडेशन से रिलेटेड है। लेकिन अपेंडिक्स में सीरियल नंबर 1 पर अपडेशन की बात होती है, लेकिन सीरियल नंबर 2 पर बात तो अपडेशन से शुरू होती है, लेकिन वह कैलकुलेशन, फिक्सेशन और रिफिक्सेशन का होता है, यानी आंखों में धूल झोंकने का काम। और उसको रिलेट कर दिया जाता है 10 महीने की एवरेज पे निकालने के लिए, जो व्यक्ति 2 बेस सेटलमेंट में रिटायर होता है। बड़ा सीधा साधा है। जब एवरेज निकाल रहे हो तो 38 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 33 कर रहे हो तो रेगुलेशन 35.2, उसका 35.1 से कोई मतलब नहीं है। यानी इस अपेंडिक्स में इसका जिक्र ही नहीं होना चाहिए था। जिक्र नहीं होता तो इनकी पोल खुल जाती, पता चल जाता कि इन्होंने जो 2003 में अमेंडमेंट हुआ था उसका पालन नहीं किया है। खैर एनीवे, उस पर हम और भी वीडियो बनाएंगे। इससे पहले एक वीडियो आ जाएगा, मैं 2 पॉइंट लिए थे वहाँ पर कि उसका देख करके ने कहा था कि 35 जो 1 है इसका कहीं भी पिटीशन में जिक्र नहीं हुआ है, जो माननीय हाई कोर्ट चंडीगढ़ में था। जिक्र नहीं हुआ है तो क्या कोर्ट को कोई पावर है कि उसको इंक्लूड कर ले? अब क्यों यह 2 प्रकार का लॉ है, एक प्रोसीजरल लॉ, एक सब्सटेंटिव लॉ। प्रोसीजर में जो आप पिटीशन बना रहे हो उसमें से कोई छूट गया है, दैट इज ए प्रोसीजर। लेकिन छूटा क्या है, क्या उससे आपको कोई राइट मिलता है, लीगल राइट मिलता है, कोई स्टेट राइट मिलता है, और क्या उसको छोड़ा जा सकता है, उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारा फिर तीसरा पॉइंट शुरू होता है। कैन द रेस्पोंडेंट्स ऑब्जेक्ट दैट रेगुलेशन 35.1 वाज नेवर प्लीडेड, यानी प्लीडिंग में आया ही नहीं। 30 कब नहीं आया? क्योंकि सीधी सी बात है, सिविल अपील है, तो माननीय हाई कोर्ट चंडीगढ़ में नहीं आया होगा। तो क्या वो कर सकते हैं कि भाई प्लीड नहीं हुआ? दे मेरे इस प्रकार का क्वेश्चन रेस्पोंडेंट के द्वारा उठाया जा सकता है, और ये उठाया भी गया है जो अपोजिट के एडवोकेट हैं उनके द्वारा। हाउएवर द ऑब्जेक्शन इज स्ट्रोंगर ओनली, और इस प्रकार का स्ट्रोंगर ऑब्जेक्शन तभी हो सकता है न्यू फैक्ट्स आर सॉट टू बी इंट्रोड्यूस्ड और एविडेंस इज रिक्वायर्ड एंड द अपोजिशन पार्टी सफर्स प्रेजुडिस। 3 कंडीशन होती हैं। पहली बात है, कोई नया फैक्ट आ रहा है तो भैया एविडेंस ले आओ, और जो पार्टी है अपोजिट की, रेस्पोंडेंट की, यदि इसको इंक्लूड किया जाता है तो उससे उसका कोई नुकसान होता हो। अब मुझे उससे लगता है नुकसान तो कोई होता नहीं अपोजिट वाली पार्टी को, नुकसान तो उनको हो रहा है जो बेनिफिशियरी हैं पेटिशनर से। हियर इफ रेगुलेशन 35.1 इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द पेंशन रेगुलेशन। अब कोई नया तो है नहीं, ये तो ऑलरेडी जो पेंशन रेगुलेशन की बात चली हुई है, जहाँ पेंशन लेने की बात चली हुई है, अपडेशन की बात तो ऑलरेडी है, और ये स्टेटरी प्रोविजन है एंड रिक्वायर्स टू नो एडिशन, और कोई इसको एडिशनल एविडेंस की जरूरत भी नहीं है। इसका मतलब इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि ये कोई नया फैक्ट नहीं आ रहा है, ऑलरेडी है। उसमें मेंशन करना भूल गए वो अलग बात है, लेकिन ये कहना कोई नया फैक्ट आ रहा तो ये नया फैक्ट नहीं है, ऑलरेडी था ये। देन द इश्यू इज सब्सटेंशियली वन ऑफ लॉ एंड अपीलेट कोर्ट रूटीनली एंटरटेन सच, और इस प्रकार के चीज़ों को जो कोर्ट है एंटरटेन कर सकता है। बड़ा सीधा साधा है। हमारा पेंशन रेगुलेशन था उस समय 2008 में, उसमें 35.1 था, और उन्होंने एग्रीमेंट के आधार पर अपना अपडेशन मांगा। यदि ये नहीं होता उस समय तो प्रॉब्लम होती। ये तो था 2008 में अमेंडेड, आपका प्रोविजन भी था और 35.1 भी था, तो ये तो एग्जिस्टेंस था। उस समय यदि इनसे छूट गया भूल की वजह से, तो ये नहीं कहा जा सकता अब इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि तो ऑलरेडी उसका प्रूफ भी है, वो स्टैट्यूटरी रेगुलेशन भी है, यानी दैट कैन बी टेकन अप बाय द कोर्ट। अब दूसरा है पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 के अंतर्गत
माननीय सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर है, बहुत बड़ी पावर है जजेज के पास। दोस्तों इसको मैं केवल पढ़ के बताऊंगा। आर्टिकल 142 एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू पास सच डिक्री और ऑर्डर एज इज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस बिटवीन द पार्टीज। कोर्ट का काम है कंप्लीट जस्टिस करना, बस। जब जस्टिस की बात आ रही है तो ये पावर संविधान ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेज को दे रखी है। इफ रेगुलेशन 35(1) is itself grants or contemplates the benefit claimed, Article 142 can be used. कब कब? To mold the relief, to remove procedural obstacles, to ensure complete justice, to prevent denial of a statutory benefit on purely technical grounds. Thus, if the court concludes that Regulation 35(1) properly interpreted provides for pension updation or revision, Article 142 could support granting effective relief despite pleading deficiencies. The substantive source of the right would remain the regulation itself. Article 142 would facilitate complete justice. दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि जो रेगुलेशन 35(1) है उसमें कोर्ट को लगता है हाँ इसमें राइट है, स्टेटरी राइट है पेंशनर्स का, ये देना है, उसमें मेंशन नहीं किया है चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट उसमें दिए हुए राइट को यूज करके आपका पेंशन अपडेशन कर सकता है। इसका मतलब ये चीज़ भी आपके फेवर में है। नेक्स्ट है अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट इन द MC सिंगला केस। अब MC सिंगला केस में हम देखते हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या है। फ्रॉम द इश्यूज यू हैव प्रीवियसली डिस्क्राइब योर आर्गूमेंट वुड लाइक बी Regulation 35(1), particularly after 2003 amendment, forms part of the statutory pension regulations का पार्ट है। एक बात 2003 के अमेंडमेंट के बाद में ये स्टैट्यूटरी रेगुलेशन का पार्ट है। अब क्योंकि स्टैट्यूटरी रेगुलेशन पेंशन से संबंधित है और पेंशन पर यहाँ पर चर्चा हो रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब ये केस आया 2008 में तो उससे पहले इसका ये पार्ट था, ये अलग नहीं था, उसी का पार्ट था, छूट गया था उनसे। द अमेंडमेंट हैज़ द फोर्स ऑफ लॉ because it was notified under the Banking Companies Acquisition Transfer of Undertaking Act through the सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो अमेंडमेंट है 2003 इसकी स्टैट्यूटरी फोर्स है। रीजन क्या है? इसको एक्ट 1970 के अंतर्गत नोटिफाइड कर रखा है। Once such a statutory regulation exists, every eligible pensioner is entitled to its benefits of the regulations so provide. और यदि ये रेगुलेशन है, स्टैट्यूटरी है, तो इसके अंदर दिया गया बेनिफिट के लिए हमारे जो पेंशनर है वो एंटाइटल्ड हैं। ए स्टैट्यूटरी बेनिफिट कैन नॉट ऑर्डनली बी डिनाइड मेयरली बिकॉज द ओरिजिनल रिट पिटिशन डिड नॉट एक्सप्रेसली साइट द रेगुलेशन 35(1), स्पेशली वेयर द डिस्प्यूट थ्रू आउट हैज कंसर्टेड पेंशन। और सारा का सारा डिस्प्यूट पेंशन अपडेशन से है, और ये क्योंकि ये डिनाई नहीं किया जा सकता सिर्फ इस ग्राउंड पे कि इसको पिटीशन का भाग नहीं बनाया गया। पिटीशन से यदि छूट भी गया है और ये पेंशन अपडेशन को एलेबोरेट करने में, उसको सुलझाने में, एक्सप्लेन करने में मदद करता है, तो स्वाभाविक सी बात है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसका फायदा उठाएंगे और इसके माध्यम से उसको यहाँ इंक्लूड कर लेंगे। That is a legally coherent argument, though whether Regulation 35(1) in fact confers the claimed entitlement is the substantive issue on Supreme। और ये substantive issue है, इसे राइट मिलता है कि नहीं मिलता अलग बात है, लेकिन यदि ये जो हमारी बहस चल रही है उसका पार्ट है, उससे पहले से ही पार्ट है, तो स्वाभाविक सी बात है हम आप जब देखेंगे 2008 में हमारा केस हुआ चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ में जो हुआ था केस, तो क्या उस समय रेगुलेशन थे? हाँ रेगुलेशन थे 1995। क्या 35(1) था? डेफिनेटली था। क्या अमेंडेड रेगुलेशन था? वो भी था। और जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में गए उस समय ये सारी चीज़ें छूट गई इनसे। अब गलती से छूटी या जानबूझ छूटी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, छूटी तो ऐसी चीज़ छूटी जिसमें आपका स्टैट्यूटरी राइट है, यानी आपके कानून ने आपको राइट दे रखा है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बैठे कानून के प्रतिपादन के लिए हैं, उसी के इंटरप्रिटेशन के लिए बैठे हुए हैं, उसकी विवेचना के लिए बैठे हुए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आप जो
सिविल अपील चल रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, 35(1) को बाहर निकाल करके नहीं डिसाइड कर सकते। माननीय सुप्रीम कोर्ट 35(1) पर अमल करेगा और देखेगा। फिर कहते हैं अ कंसाइज लीगल सबमिशन कुड बी फ्रेम्ड एज फॉलोज। द omission to specifically refer to Regulation 35.1 in the writ petition cannot defeat a statutory right flowing from the pension regulation. The civil appeal is a continuation of the original proceedings. Since Regulation 35(1) forms part of the statutory scheme governing pension, this honorable court is fully competent to examine and apply the correct provision of the law. Procedural omissions cannot override the substantive statutory rights. If necessary, this honorable court may exercise its power under Article 142 to mold the relief so as to ensure complete justice while enforcing, not creating the statutory entitlement arising out of the pension regulations. सीधा सीधा है कि जो दूसरा पॉइंट उठाया था मेहता साहब ने कि ये 35.1 जो ओरिजिनल पिटीशन थी हाई कोर्ट में, जिसके ऊपर सिविल लेवल जो उठाया नहीं गया, तो इसको सिर्फ नकारा नहीं जा सकता। कोर्ट को दिखाई देता है कि ये उसका पार्ट है, एविडेंस सफिशिएंट है, तो कोर्ट इसको काम में लेते हुए और रिलीफ को मोल्ड कर सकता है। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।